को जैसा कि इन्फॉर्म कर दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पहले ही बताया था कि परसेंटेज अगर आप लोग ठीक से पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस कोई अलग चैप्टर नहीं है। दिस इज द बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। बेसिकली हम परसेंटेज की ही बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। इसमें बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो चीजें होती हैं, वो है खरीदना, बेचना, लाभ और हानि, नफा नुकसान। तो इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस जो है वो किए जाते हैं और आपको दिए जाते हैं। और कॉन्सेप्ट आपको पहले समझना है कि ये कॉन्सेप्ट कैसा है और किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने परसेंटेज प्रैक्टिस कर लिया होगा, ये होप, और जो मटेरियल मैंने दिया था उनको भी आपने स्टडी कर लिया होगा और क्वेश्चंस भी आप बना लिए होंगे। और जैसा कि कहा था कि पहले भी जो कि एग्जामिनेशन होते हैं उनके जो क्वेश्चन बैंक हैं या मैगजीन से आप परसेंटेज के चैप्टर्स बीच बीच में बनाते रहेंगे ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि आपने परसेंटेज पढ़ लिया है। उसी तरह आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित चीजें, इसको लाभ हानि कहते हैं। जैसे व्यापार वगैरह करते हैं जब हम, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, कम समय में इसको कैसे बनाएं। तो सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं उसको हम समझते हैं। क्रय मूल्य क्या है, इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और एक होता है विक्रय मूल्य, जिसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जिस मूल्य पर वस्तुओं को खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं, और जिन दामों पर वस्तुओं को बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। तो हमेशा व्यापार में ये एम्बिशन होता है लोगों का, मोटिव ये होता है हम कम में खरीद के ज्यादा में बेचे। अगर परिस्थितियां अनुकूल हैं तो हम लाभ कमाने की अपेक्षा रखते हैं। बिजनेस लोग इसलिए करते हैं। तो जिस वस्तु को हमने जितने दाम में खरीदा उससे ज्यादा दाम में बेचने का हमारा मोटिव रहता है। इसी के इर्द गिर्द जितने भी इकोनॉमिक्स या व्यापार हैं, जो हमारी इकोनॉमी की जो कॉन्सेप्ट है, घूमती रहती है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते देखते हैं लाभ और हानि। तो इसमें फॉर्मूले हमें जानने होते हैं। बेसिकली फॉर्मूला हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मूला याद करें। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो यू कैन गेट इट वेरी इजीली, क्योंकि फॉर्मूला जो हम बेस फॉर्म करते हैं, यहाँ तक जो पहुंचते हैं, वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट के बेस में अंत में जो कंक्लूजन आता है वही फॉर्मूला होता है। इसलिए हम लोग फॉर्मूला रटेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे। एक आध एक्सेप्शनल केसेस में फॉर्मूला हम याद भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमें फॉर्मूला याद नहीं करने। तो लेकिन फॉर कन्वीनियंस मैंने पहले जाने के लिए ये फॉर्मूले लिख दिए हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें फॉर्मूला का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, कॉन्सेप्ट का ज्यादा से ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे, तभी आप क्वेश्चंस को बना पाएंगे, चाहे कितना ही टिपिकल क्वेश्चंस हो किसी। अगर आपने ट्रिक पे ध्यान दे दिया तो होगा क्या, अगर ट्विस्टेड है क्वेश्चंस तो आप उलझ जाएंगे, आप नहीं बना पाएंगे, जानते हुए आप बना नहीं पाएंगे। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस कम होते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छा है तो फिर आप उसको फॉलो करेंगे। इसलिए पर्पस ये है, बहुत सारे मटेरियल्स आपको मार्केट में मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे जिसमें ट्रिकी मैथमेटिक्स ट्रिक्स वगैरह भरे होते हैं, लेकिन उस पर आपको नहीं जाना है, वो आपको नुकसान करेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लाभ कब होगा और हानि कब होगी? नेचर है कि जब हम जितने दाम में खरीदते हैं उससे ज्यादा दाम में बेचे तो लाभ होगा, जितने में खरीदा उससे कम में बेचे तो नुकसान होगा, हानि। तो लाभ निकालने के क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य, जिसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस हम माइनस कर दें, हटा दें, तो जो डिफरेंस बचेगा वही हमारा प्रॉफिट होता है। 100 रुपया में हमने कोई सामान खरीदा, वस्तु, और उसको 120 रुपये बेचा, तो 100 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस हो गया 120 रुपया। तो लाभ कितना हुआ? तो लाभ 100 में खरीदा, 120 में बेचा, तो 20 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हमेशा माइनस करेंगे। अब प्रतिशत लाभ क्या है? प्रतिशत, जैसा कि मैंने बताया है पहले, प्रतिशत का मतलब ये होता है जब हम 100 से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं किसी भी संख्या का, किसी भी चीज का, किसी भी आकलन का, तो वो संख्या प्रतिशत में कही जाती है। तो बेस 100 होना चाहिए। तो यहां जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो बेस होता है क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हमेशा हमें 100 एज्यूम करना है ताकि आपको प्रतिशत निकालने में आसानी हो। आप चाहे तो
कॉस्ट प्राइस कुछ भी सोच सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको परसेंटेज की कैलकुलेशन अलग से करनी है। इसलिए हम लोग कॉस्ट प्राइस हमेशा एज्यूम करेंगे 100, 1 रुपया या 100 रुपये। तो प्रतिशत लाभ होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। और हानि है, हानि किस केस में होगी? हानि उसी केसेस में होगी जब हम वस्तुओं को जितने में खरीदते हैं उससे कम में बेचना पड़ जाए। जनरली व्यापारी जो है वो कोशिश यही करते हैं कि ज्यादा दाम में बेचा जाए, कम दाम में बेचने की नौबत कई बार आ जाती है जब इकोनॉमी अच्छी नहीं होती है, तो वैसी स्थिति में हानि होती है। तो हानि के लिए नेचुरल है कि क्रय मूल्य हमारा ज्यादा हो जाता है, विक्रय मूल्य कम हो जाता है। तो हमेशा जो डिफरेंस करेंगे हम, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य ज्यादा हो गया, हमारी लागत ज्यादा है और सेलिंग कम है, तो उसका जो डिफरेंस आएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, वही हो जाएगा आपकी हानि। तो और फिर प्रतिशत हानि, तो नेचुरली प्रतिशत की जब हम बात करते हैं तो 100 से तुलना करते हैं, प्रतिशत हानि होगा हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ये हमेशा जिस भी चीज का प्रतिशत निकालना हो, प्रतिशत में मैंने बताया था उतना गुना 100। प्रतिशत लाभ का मतलब लाभ गुना 100, प्रतिशत हानि का मतलब हानि गुना 100 बटा नीचे हमेशा बेस अमाउंट होगा। बेस अमाउंट क्या होता है? क्रय मूल्य। लाभ हानि के केस में बेस हम क्रय मूल्य को ही मानेंगे। तो अब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, पहले इसको छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लें, उसके बाद क्वेश्चंस पे हम सीधे आएंगे। तो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। प्लस माइनस का इस्तेमाल हम तब करते हैं, प्लस का कब करते हैं? जब प्रॉफिट हो, प्रॉफिट का मतलब प्लस, लॉस जब होता है तो माइनस का इस्तेमाल करते हैं। विक्रय मूल्य जब निकालना हो, क्रय मूल्य जब निकालना हो, तो ये क्या है? ये फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं। ये फॉर्मूले आपको अब समझ में आएंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट जानना है। तो हम पहला टाइप हम शुरू करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी अगर होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, मटेरियल में आज शेयर कर दूंगा, आपको केवल समझना है क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को समझना है, नोट करने की जरूरत नहीं है। अब काफी आसानी से आप इसको बना लेंगे अगर आपने परसेंटेज में मेहनत कर रखी है। टाइप 1, ₹450 की वस्तु को 2% लाभ पर बेचा गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ₹450 का वस्तु है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ₹450 है, प्रॉफिट 2% है, तो विक्रय मूल्य क्या है? सेलिंग प्राइस क्या होगा? हम लोग इसको सॉल्व करेंगे परसेंटेज के टेक्निक पे। हमने परसेंटेज के बारे में आपको बताया था कि जब बाद वाली संख्या निकालते हैं 100 नीचे, पहले वाली संख्या लिए 100 ऊपर देता हूं।
इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए होंगे परसेंटेज में। किसी गांव की जनसंख्या अभी 500 है, अगर 10% की वृद्धि हो जाए तो संख्या क्या होगी? अभी 500 है, 10% की वृद्धि हो जाए तो। दोनों क्वेश्चन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर है। वहां क्रय मूल्य है, जनसंख्या है, इसमें भी जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है, इसमें भी वृद्धि कमी होती है, उससे जनसंख्या होती है। तो मैं बाद वाली लेटेस्ट का निकालने के लिए जो प्राइमरी है, पहले की संख्या जो होती है गुना 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी बटे 100। सिंपल लैंग्वेज में यह है, जैसे 500 में वृद्धि हो रही है ना, जब बढ़ती है कोई संख्या 10% से वृद्धि है तो 110, नीचे हमेशा 100, 550। ये हमने बाद वाली के लिए जब भी हम निकालेंगे तो 100 नीचे होगा, 100 नीचे होगा। उसी में अगर पहले वाली की निकालनी हो, इसी क्वेश्चंस को अगर उलट दिया जाए कि किसी गांव की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है हर साल, अगर एक साल बाद उसकी जनसंख्या 550 हो जाए तो अभी जनसंख्या क्या है? अभी का मतलब पहले की जनसंख्या मांग रहा, बाद वाली फिगर दी गई है, पहले वाली संख्या मांगी जा रही है। तो पहली वाली के लिए क्या करते हैं, जो संख्या है वो तो दिया हुआ बेस 100 ऊपर हो जाएगा, ये 500 आ जाएगा। तो हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर परसेंटेज का सवाल हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल हो, प्रॉफिट एंड लॉस कहने के लिए है वो परसेंटेज ही। तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में जब बाद की फिगर निकालनी हो तो 100 नीचे, अगर पहले की फिगर निकालनी हो तो 100 ऊपर। इससे आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। हम जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो पहले याद रखना कि घटना पहले कौन सी घटती है, पहले खरीदी जाती है, पहले बेची जाती है? पहले खरीदी जाती है। तो ये जो है कॉस्ट प्राइस जो है पहले की संख्या है, और बेचने की घटना जो है बाद की है। हमें बाद की फिगर मांगी जा रही है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी बाद वाली संख्या मांगी जा रही है। कॉस्ट प्राइस जो होगा इसका, सेलिंग प्राइस जो होगा इसका क्या है, 450 रुपया की वस्तु है, 2% लाभ पे बेचा जा रहा है, 102। जब हम लाभ परसेंटेज की बात करते हैं तो बेस 100 होता है, क्योंकि प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है तो 102, नीचे हमेशा 100। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, 459, कैलकुलेशन पार्ट आप लोग खुद करेंगे, 459 होगा। एक कॉन्सेप्ट और है इसका कि मैंने परसेंटेज के सवाल में बताया था, अगर कोई संख्या है उसको 10% बढ़ाना हो तो उसको 110/100 से गुना करते हैं, 20% बढ़ाना हो 120/100 से गुना करते हैं, यानी जितना परसेंट बढ़ाना हो उतना प्लस 100/100 से गुना करते हैं। अगर किसी संख्या को 10% घटाना हो तो 90/100 से गुना करते हैं। तो सेम चीज वही है, जब हम प्रॉफिट होता है तो संख्या आगे बढ़ जाएगी ना, यानी कि 450 रुपया को 2% प्रॉफिट पे बढ़ा रहे, 450 को बढ़ाना है कितने परसेंट से, 2% से। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 450 को चूंकि बढ़ाना है, हमें प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2%। इसका मतलब 102/100 से हम गुना करेंगे। उसी तरह अगर लॉस होगा तो फिर हम लोग माइनस हो जाएगा, 10% नुकसान पे अगर बेचा जा रहा है तो क्या होगा, 90/100 से गुना करेंगे हम, जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो आप इसको ध्यान रखें, ये छोटा टाइप था पहला, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। इसको अगर आपने समझ लिया तो फिर परसेंटेज के क्वेश्चंस में आपको टाइम नहीं लगेगा, काफी इजीली आप इसको बना सकते हैं। 2 चीजें याद रखनी है, बेस हमें 100 रखना है या 1 रुपया रखना है। 1 रुपये में भी 100 पैसे होते हैं, इसलिए 1 रुपया इजी होता है कैलकुलेशन पर्पस। तो हमें कैलकुलेशंस को भी इजी बनाना है, तो वैसी ही संख्या हमें माननी है बेस, जिसके लिए हमें टाइम बच जाए, परसेंटेज की कैलकुलेशन अलग से ना करनी पड़े। अगले
इस पे चलते हम लोग अगले टाइप पे। इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप लोग इसको थोड़ा सा गौर करेंगे, मैं मटेरियल शेयर कर दूंगा, उसको स्टडी करेंगे। अगर आप कूल रह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा। और कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया था आपको, जो बेसिक चीजें हैं मैं बाद में भी बताऊंगा, कैलकुलेशन कैसे हम कम समय में मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन वगैरह हम कैसे करते हैं, उसके लिए वैदिक मैथमेटिक्स के तरीके हैं, उसको भी रटने की जरूरत नहीं है। दे आर ऑन कॉन्सेप्चुअल बेसिस, कॉन्सेप्ट है सब पे, फॉर्मूला पे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट पे जाना। इवन जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी में एक क्वेश्चन है टाइप 1 में ही, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया। 400 रुपया की एक वस्तु को 20% लाभ के साथ 504 रुपए में बेचा गया, तो उसका ऊपरी व्यय बताएं। सबसे पहले हम जानते हैं ऊपरी व्यय होता क्या है। कई बार हम चीजें खरीदते हैं बिजनेस पर्पज से, तो दुकानदार ये कहता है कि सामान हम बेचेंगे, बाकी ले जाना आपको होगा। ले जाने के खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह, कूली का भाड़ा, ठेला भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और भी कुछ और चार्जेस भी हो सकते हैं, टैक्सेस वगैरह भी हो सकते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग एक्स्ट्रा खर्च, ऊपरी व्यय, ठीक है, एडिशनल एक्सपेंडिचर। तो 400 का तो वो खरीदा माल, 20% लाभ के साथ 504 रुपए में बेचा गया। ये वाला लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कि इस वाले लाइन में 20% लाभ के साथ 504 रुपया में बेचा गया। इससे हम निकाल सकते हैं खरीदा कितने में, क्योंकि लाभ दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया गया है। हम हमेशा 3 रिलेशनशिप याद रखना है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हानि। ये 3 में से कोई 2 दी गई है तो तीसरा आप निकाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है। तो 20% लाभ के साथ बेच रहे हैं 504 रुपये में, हम सीधा फिर परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। 20% लाभ में बेचा गया, इसका मतलब किसी वस्तु को हम लोग 120% में बेच रहे हैं। क्लियर है, मैंने परसेंटेज में भी बताया था कि 20% लाभ का मतलब 120% में बेचा गया। कितने में बेचा गया? 504 रुपये में, यानी ये 120% का मतलब है 504 रुपया। अब हम आते हैं 100%। 100% का मतलब दाम, जितने में खरीदा उतने में बेचा। यानी अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो क्या निकालना होगा? वस्तुओं का 100% अगर आप निकाल लेते हैं तो वो क्रय मूल्य निकलेगा। जैसा कि किसी भी संख्या का हम 100% करते हैं तो क्या प्राप्त होती है, उसी तरह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाले केस में जब हम 100% दाम की बात करते हैं तो वो होता है क्या? क्रय मूल्य, उसकी कॉस्ट प्राइस। किसी भी संख्या का 100% निकालते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे जितने में खरीदा उतने में बेचा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 100% है वो खुद की। तो अगर हम 100% निकाल लें तो ये क्या निकल जाएगा? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 120% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना होगा? तो आप चूंकि इसलिए वाला जो एक एक नियम है, इतना बटा 120 गुना 100, ये जो भी कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन का पार्ट हमने बता दिया कैसे करेंगे आप, ये आप पे डिपेंड करता है।
कैलकुलेशन का के 8-10 तरीके हो सकते हैं, जो तरीका आपको इजी लगता है, जो समय बचाता है, उस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। ये आ जाएगा 420। इसका मतलब है इस वाले पोर्शन से हमें पता चल रहा है कि खरीदा है 420 में। इसका मतलब 420 की उसको लागत लगी थी वस्तु को बेचने से पहले। खरीदा कितने में? 400 में। इसका मतलब है कि जो 420 रुपया, ये 20 रुपया जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्या है? ऊपरी व्यय। क्योंकि देखिए, अगर आपने ऊपरी व्यय को ध्यान में नहीं रखा, 100 रुपया में एक सामान आपने खरीदा मार्केट में और आप उसको 20 रुपये रिक्शा भाड़ा देके घर ला रहे हैं और आपको कहा जाए कि आपने बेच दिया उस सामान को 120 रुपये में, तो अगर आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है तो आपको लगेगा हमने 100 में खरीदा, 120 में बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन वो हो जाएगा गलत, बिजनेस में लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने 20 रुपया जो फेयर लगा था रिक्शा भाड़ा या ठेला भाड़ा उसको कंसिडर नहीं किया है। तो जब भी हम प्रॉफिट का कंसिडर करने का कैलकुलेशंस करेंगे तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे। दो तरह के कॉस्ट प्राइस होते हैं। कॉस्ट प्राइस एक शुद्ध एकदम नेट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हो गया जो माल खरीदा, नेट कॉस्ट प्राइस हो गया माल खरीदा प्लस कार्टेज वगैरह जो भी अगर कोई खर्चे हैं। ये डिपेंड करता है जो सेलर है वो किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको सामान बेच रहा है। कई केसेस में क्या होता है, सेलर आपसे एक बार में ही पूरे पैसे ले लेता है, उसमें उसका कार्टेज भी होता है, सब कुछ होता है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है कि कोई कोई ऊपरी एक्सपेंडिचर या एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर तो नहीं है उसमें। अगर है तो कॉस्ट प्राइस में वो ऐड होगा, उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन करेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो हुआ उसका ध्यान रखना है। तो 420 रुपया यानी कि 20% लाभ के साथ 504 में बेचा गया। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस उसका 420 रुपया है, जबकि यहां कह रहा है कॉस्ट प्राइस 400 है। इसका मतलब नेचुरल है कि ये 20 रुपया जो एक्स्ट्रा है ये एक्स्ट्रा खर्च हुआ है। क्लियर है? थोड़ा सा ट्विस्ट था लेकिन है आसान। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं। सिंपल क्वेश्चंस ही आपको आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा। टफ क्वेश्चंस हम बाद में आएंगे। टफ क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे अगर कॉन्सेप्ट है आपके पास। क्वेश्चंस को तोड़ तोड़ के टुकड़ों में समझना होता है। अगर आपने क्वेश्चंस को तोड़ना सीख लिया कि कहां से तोड़ना है, ब्रेक करना भी एक कला है, ये आपको प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट से ही आएगा धीरे धीरे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि ए वस्तु का क्रय मूल्य, ए का मतलब नंबर है, यानी 5 वस्तु, 10 वस्तु, 100 वस्तु, यदि ए वस्तु का क्रय मूल्य
यानी ए वस्तुओं को जितने में खरीदा जाता है, बी वस्तुओं को, जैसे 10 वस्तु को जितने में खरीदा जाता है 15 वस्तु को उतने में बेचा जाता है। यानी जब यहां ए और बी का मतलब है संख्या, जो काउंटेबल आइटम्स हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं, खिलौने हुए या साइकिल हुए, इस तरह की चीजें हैं, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो ये आपको फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला हमने ऐसे ही लिख दिया है। फॉर्मूला आपको इजीली तब समझ आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के बेस पे ही फॉर्मूला बनता है। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताएं। सबसे पहले तो आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि पूरे सौदे में लाभ होगा या हानि होगा। क्वेश्चंस को ठंडे दिमाग से सोचना है। 18 वस्तु का क्रय मूल्य, इसका मतलब क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, केवल ये इंडिकेशन दी जा रही है कि 18 वस्तु का क्रय मूल्य, 18 वस्तु को जितने में खरीदा है, कितने में खरीदा है ये हमें अभी पता नहीं है। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब 12 आइटम, देखिए जब वस्तु की बात कर रहे हैं एक ही वस्तु, अगर केला है तो केला ही होगा क्वेश्चन में, अगर साइकिल है तो साइकिल ही होगा। ऐसा नहीं कि साइकिल खरीदा और केला बेच दिया, ऐसा हो नहीं सकता। जो आप खरीदते हैं वही बेचना होगा ना, वही बेच सकते हैं। तो 18 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 12 वस्तु को जितने में बेच रहे हैं उतने में हम 18 वस्तु खरीद रहे हैं। फायदा होगा कि नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। 12 वस्तु को जितने में बेच रहे हैं उतने में ही 18 वस्तु खरीद रहे हैं, यानी जितना में बेच रहे हैं उससे ज्यादा वस्तु, हमको 12 बेच रहे हैं तो 18 खरीद रहे हैं। इसका मतलब है कि फायदे का सौदा है, फायदे का सौदा है। तो फायदे का सौदा है तो हमें प्रतिशत लाभ होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग वस्तु को रुपया मान लेते हैं, आसान होगा। 1 रुपया मान लीजिए, एक वस्तु का दाम 1 रुपया मान लीजिए, हमने यहां लिखा भी है फॉर्मूला अब समझ में आएगा। मान लेते हैं कि एक वस्तु का दाम 1 रुपया है, तो अब हम लोग को पता ये चल गया कि प्रॉफिट है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि मूल्य पता नहीं है, खाली इंडिकेशन दिया गया है। तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर मान लेते हैं, 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 रुपया है, ठीक है। 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 रुपया मान लेते हैं, काम हो गया। अब यहां आते हैं, 18 वस्तु का क्रय मूल्य 12 रुपया है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। इसको समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आगे भी क्वेश्चंस में मिक्सअप रहेंगे इस तरह के आइटम। तो आपको इसको अच्छे से समझना है, थोड़ा टाइम लेंगे इसमें, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो फिर आगे दिक्कत नहीं, हमें जल्दबाजी नहीं आगे बढ़ने की, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। 12 वस्तु का विक्रय मूल्य मान लिए 12, 1 रुपया एक वस्तु का विक्रय मूल्य। अब ये कह रहा है कि 18 वस्तु का क्रय मूल्य 12 रुपया हो गया, नहीं 18 वस्तु को 12 में खरीदा, अब 12 नेचुरल हो गया ये, तो प्रॉफिट हो गया कितने, 6 रुपए का, 6 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। 50% हो गया, फॉर्मूला बी ए माइनस बी बटा बी बटे 100, 18 माइनस 12 बटे 12 100। देखिए उसमें फिर फॉर्मूला फिट नहीं बैठेगा, ये फॉर्मूला आया ही यहीं से है ना। अगर आपने 1 रुपया मान लिया तो सिंपल इजी तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा इस पे मंथन करने की जरूरत है, आप समय निकाल के मंथन भी करेंगे।
इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्वेश्चंस जब देंगे तो अब ज्यादा समझ में आएगी चीजें। ए वस्तु का मतलब एक नंबर ऑफ गुड्स है, 5 साइकिल 10 साइकिल 5 आम 10 आम, इस तरह से। ए वस्तु को 20 रुपया में खरीदा और बी वस्तु को ए रुपये, होगा नहीं होगा ये हम लोग तो एक याद रखना है और रुपीस। इस तरह के क्वेश्चन में दो चीजें दी जाएंगी, माल की संख्या गुड्स और उसके रिस्पेक्टिव जो है अमाउंट। तो हम लोग गुड्स और रुपीस का इस्तेमाल करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। ए वस्तु है, वस्तु मतलब सामान हो गया गुड्स। ए वस्तु को 20 रुपया में खरीदा, बी वस्तु को ए रुपया में बेचा। वस्तु को वस्तु के सामने रखेंगे, बी ए में बेचा। ए स्क्वायर, ये माइनस करेंगे, 2 बार देने का मतलब इसका दोबारा इस्तेमाल करना है, गुना 100। रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट होगा, रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो लॉस होगा। इसी को दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं गुड्स और रुपीस। जरूरी नहीं है कि ए बी सी और डी भी हो सकता है। अगर यहां सी हो जाए और यहां डी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए बी सी और डी, ठीक है ना। गुड्स के सामने गुड्स लिखेंगे, रुपीस के सामने रुपीस। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ए गुना डी माइनस बी गुनी बटे, यही वाला बी स्क्वायर आ रहा था, यही बी गुना 100। इसमें स्क्वायर इसलिए हो गया ना कि सेम संख्या है, इसलिए स्क्वायर आ गया। हम लोग जो है इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम 1 रुपया करके भी बच्चों क्वेश्चंस देखने के बाद और क्लियर होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। वस्तु की जगह यहां कुछ भी हो सकता है, कोई भी आइटम हो सकता है। इसको क्वेश्चंस ही चेंज कर देते हैं।
व्यक्ति 10 रुपया में 11 पेंसिल खरीदता है और 11 रुपया में 10 पेंसिल बेचता है। क्वेश्चंस देखने में थोड़ा सा कभी कभी टिपिकल लग सकता है, लेकिन अगर हम उसको देहाती तरीके से समझें, अगर तोड़ तोड़ के, तो काफी आसान हो जाता है, फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ती कई बार। 10 रुपया में 11 पेंसिल खरीदता है। अगर हम इसको तोड़ के बनाए, हमें फॉर्मूला नहीं यूज करना है। 10 रुपया में 11 पेंसिल खरीदता है, इसका मतलब 11 पेंसिल को 10 रुपए में खरीद रहा है। हम इसको कौन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? का मूल्य है 10 रुपया, तो एक पेंसिल का क्या होगा? कम होगा। कम होगा तो भागा करते हैं। एक पेंसिल का दाम हमने निकाल, कॉस्ट प्राइस, दिस इज कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं हम, सेलिंग के लिए दिया है 11 रुपए में 10 पेंसिल बेचता है। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, एक ही पेंसिल का सेल प्राइस भी निकालेंगे। पहला इक्वेशन ये हो गया। अब हम लोग फिर देखते हैं 11 रुपए में 10 पेंसिल बेचता है, तो 10 पेंसिल का दाम है 11 रुपया। दिस इज द सेलिंग प्राइस। तो एक पेंसिल 11/10 रुपए, दिस इज द सेलिंग प्राइस। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, एक पेंसिल खरीदते हैं हम 10/11 रुपये, तो 10/11 और 11/10 में कौन बड़ा है? नेचुरली 11/10 बड़ा है। इसका मतलब फायदा होता है। तो निकालेंगे, किसी भी चीज की वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो यहाँ प्रतिशत लाभ होगा कि इतना तो कैसे होगा? लाभ का फॉर्मूला होता है जितने में बेचा उसमें से खरीदा हुआ आइटम घटा देते हैं, खरीदा हुआ प्राइस घटा देते हैं, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग 10/11। ठीक है। भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग उम्मीद करते सबको आता होगा, नहीं आता होगा तो उसका एक अलग से क्लास हम ले लेंगे, नंबर सिस्टम जब पढ़ाएंगे तब। किसी भी चैप्टर में चाहे वो जोड़ घटाव ही क्यों ना हो, हिचकना नहीं है, पूछना है। जब भी नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होती है। कई लोगों को आता है क्योंकि वैसी सिचुएशन आई नहीं उनके साथ, भूल चुके होते समय के साथ, प्रैक्टिस नहीं होती है, तो वैसी परिस्थिति के लिए हम लोग उसको भी टेकअप करेंगे। टाइम टाइम पे लोग बताएंगे तो उसको भी चैप्टर वाइज हम सॉल्व कर दिया करेंगे। तो ये 10, इसका एलसीएम निकालते हैं, पता ही होगा, नहीं होता है तो 10 गुना 11 कर देते हैं। 11 गुना 11, अब वही फॉर्मूला पे हम लोग आ जाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे b स्क्वायर पे आ रहा है ना, दिख रहा है ना। 11 गुना 11 121 हो गया, माइनस 10 गुना 10 100 हो गया, 121 बटे 110। ठीक है, ये हो गया लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, 21/110 गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको पता है 10/11। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट बेस पे एक वस्तु का दाम हम खरीद दाम और बेचने वाला दाम निकाल लिए तो हमारा समस्या सॉल्व हो गया। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग सिंपल इसको गुड्स और रुपीस के टर्म में समय बचाने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया क्यों ऐसा हुआ। तो हम लोग सिंपल सा इसका जो है गुड्स और रुपीस का जो कॉन्सेप्ट है अभी बताया हमने। यहां हम लोग गुड्स लिखेंगे, यहां रुपीस। एक व्यक्ति 10 रुपया में 11 पेंसिल, यहां गुड्स और रुपीस को पता करना पड़ेगा। ये गुड्स है, ये 11 यहां होगा, रुपीस है 10। देखिए क्वेश्चंस को उलट दिया जाए, गुड्स पता करना, गुड्स
रुपए उसको इधर लाना है। और 11 रुपए में 10 पेंसिल बेच रहा है, इसमें गुड्स कौन सा है? 10, 11। अब हम लोग वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। $121 माइनस 100/100, 21%। एक मिनट, सॉरी, गुना 100 होगा ना? हाँ, 21% आ जाएगा। इसको भी 100 है, ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 कट गया, 11 कट गया, 21% आ जाएगा। फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट जिस पे भी आप बनाए, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट हमारा ये है, टाइम बचाना। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें नंबर्स करते हैं, आइटम जो है क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन जो बिल्कुल 1 रुपया वाला सम पे बनाया आपको, प्रॉफिट एंड लॉस में एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है हमें चाहिए, तीसरी चाहिए। अब निकलना ऐसे है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 अंडे 15 रुपया की दर से खरीद कर 20 अंडे 16 रुपए की दर से बेच देता है। लाभ या हानि का प्रतिशत निकालें, क्या होगा? गुड्स और रुपीस, 10 अंडा, अंडा गुड हो गया, रुपीस 15, 20 अंडे गुड्स हो गया 20, 10 माइनस 20/20 गुना 15 गुना जो भी आएगा इसमें, कैलकुलेशन पार्ट आप खुद करेंगे। मटेरियल शेयर कर दूंगा, जब आप बनाएंगे तो खुद ही आप उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो गुड्स और रुपीस का जो रिलेशनशिप है आप इस चार्ट से याद रखें। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा, लेकिन टाइम बचाना है तो जहां गुड्स और रुपया, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसमें खास बात ये होती है, जब क्वेश्चंस आपके सामने आएगा तो आपके पास ऑटोमेटिक ये डायग्राम का फंडा ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब आप चीजें 10 बार 20 बार जिंदगी में गुजरती हैं, जब स्टूडेंट लाइफ चीजों को पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं कि बार बार अभ्यास करना, तो अभ्यास के बाद वो चीजें ऑटोमेटिक जो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। जैसे ही आपके पास हिटअप होगा और आपके दिमाग में चीजें आ जाएंगी और आप बिना समय गंवाए आप ट्रिक्स का इस्तेमाल तब होगा। बार बार मैं कहता हूँ जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। ट्रिक्स ट्रिक्स पे ज्यादा भरोसा नहीं करना है हमें। चौथी टाइप में
काफी इंपॉर्टेंट है ये भी टाइप। यदि ए वस्तु को बेचने पर बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ या हानि हो तो प्रतिशत लाभ या हानि कैसे हम निकालेंगे? तो ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे तो हम बाद में पहुंचेंगे, ये चीजें शेयर कर दूंगा मैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है ये, वस्तु को रुपया मान लेना है, वस्तु को रुपया मान लेना है। तो ये जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उससे क्लियर होगा। ये रिपीटेटिव काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, खास बैंक पीओ, बैंक वगैरह में, सीजीएल में, और भी एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स है ये, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। शब्दों का हेर फेर होता है केवल मैथ्स में। घुमा फिरों को सीधा करना होता है। आपने सीधा कर लिया तो सवाल जो है इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ होता है, ये क्वेश्चन ही कह रहा है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? 150 बटन बेचा तो 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये। 150 बटन बेच रहा है तो कहता 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इसका मतलब है हम मान लेंगे 1 रुपया में 1 बटन बेच रहा है। सिंपल है, 1 रुपया में 1 बटन बेच रहा है, 150 रुपया में कितना बेच रहा है? 150 बटन कितना में बेच रहा है? 150 रुपये में। जब वो 150 रुपये में बेच रहा है तो 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है उसको, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा? 25 रुपया। हम इस प्रकार के क्वेश्चंस में वस्तु को रुपया मान ले हैं। 150 बटन को मान लेंगे रुपया बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य। मान लेते हैं 1 बटन को वो 1 रुपये में बेच रहा है, तो 150 बटन को कितने में बेचेगा? 150 रुपये में बेचेगा। जब वो 150 रुपया में बेच रहा है तो 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 25 बटन का विक्रय मूल्य कितना होगा? 25 रुपया, यानी 1.5 रुपया बेचा तो 25 रुपया उसको लाभ हो गया। तो सेलिंग प्राइस इज 150 रुपीज, प्रॉफिट इज 25 रुपीज। ये कब हुआ? 1 बटन को 1 रुपया में बेचता है। ये रखना है हमको दिमाग में, अपने दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है। सेलिंग प्राइस निकल गया, प्रॉफिट निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब है बेच रहा है 125 में, 25 रुपया उस पर लाभ हो रहा है। 150 माइनस 125 रुपया, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ है 25 गुना 100 बटा 20%, 25 पंच 105, 20 बार में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में वस्तु को रुपया मान लेना है। फॉर्मूला जो आपने बताया, फॉर्मूला भी सेट कर सकते हैं आप।
लेकिन कॉन्सेप्ट पे रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। फॉर्मूला आपकी नोटबुक में होना चाहिए, और जितने भी क्वेश्चंस में आपको मटेरियल दे रहा हूं उसका आप नोटबुक जरूर बनाएं चैप्टर वाइज, क्योंकि ये हमेशा के लिए रहेगा आपके पास। जब कभी प्रैक्टिस करनी हो आप भूल जाएंगे तो एक बार पेज पलटेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। नोट्स बनाना एक अच्छी हैबिट है, आप हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाएं, और उसमें मेहनत की भी जरूरत है। ये जरूरी नहीं कि मैंने जो पढ़ाया है वही मटेरियल उसमें होने चाहिए, उसके अलावे भी आप जो मेहनत कर रहे हैं कई चीजें और मिलती है नहीं जो आपके लिए फायदेमंद है, जो आपको लगता है कि इसको नोट डाउन करना चाहिए, वो जरूर करेंगे आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट है ये। कई बार क्वेश्चंस आपसे इस तरीके से पूछे जाते हैं कि कंडीशनल चीजें दी रहेंगी, उस कंडीशनल चीजों के बेस पे हमें कुछ कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। पहले मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है, क्वेश्चंस मैं यहां देता हूं। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी टाइप, ये जितनी टाइपें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये ट्विस्ट देखने में लगती है लेकिन कॉन्सेप्ट का यूज करने पे ये आसान हो जाती है। एक वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि हो जाती है, तो उसी वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। देखने में ये चीजें अजीब सी लग रही है। दो कंडीशन दी गई है। पहला, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, 72 रुपया में बेचा 10% हानि हो गया, कंडीशन फर्स्ट। उसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, कंडीशन सेकंड। हमें कंडीशन फर्स्ट से कंडीशन सेकंड में आना है। इसका मतलब लेटेस्ट का निकालना है, नया विक्रय मूल्य। हम फॉर्मूले पे चले, फॉर्मूले से अच्छा है कि कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो आपको मैंने परसेंटेज में पहले पढ़ाया था। 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब 90% में चीज बेची जा रही है। 90% में चीज बेची जा रही है, 90% का मतलब हो गया ये 72 रुपया। इसका मतलब है 90% का वैल्यू है 72 रुपया। कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो, 10% लाभ हो, इसका मतलब 110% चाहिए आपको।
क्वेश्चंस को आराम से समझना है। परसेंटेज में मैंने पढ़ाया था, किसी वस्तु को 10% बढ़ाना हो तो उसको 110/100 से गुना करते हैं। अगर 10% घटाना हो तो 110/100 से 90/100 से गुना करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट परसेंटेज हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या कुछ कोई सा भी हो, अगर जहां प्रतिशत की बात आती है तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। यहाँ आपको उन्होंने बता दिया कि 72 रुपया में बेच रहा है तो 10% का हानि हो रहा है। इसका मतलब है कि 90% में चीजों को बेचा जा रहा है। 90% किसका? जब भी परसेंटेज निकालते क्रय मूल्य का ही होता है, ठीक है। 90% में चीज बेच रहा है, 100% की चीज हम जब 90% में बेचेंगे तब ना 10% का लॉस होगा। तो 10% का लॉस हो रहा है, क्यों? क्योंकि 72 में बेच रहे हैं, यानी कम में बेच रहे हैं। कम में कितना में बेच रहे हैं? 90% में बेच रहे हैं। दैट मीन्स 72 रुपया जो है वो 90% के बराबर है, यानी 90% बराबर 72 रुपया। और आपसे डिमांड किस चीज की जा रही है? डिमांड है कि 10% का प्रॉफिट हो, ये हमारी डिमांड है। इसलिए मैंने डिमांड का इस्तेमाल किया है। क्या चीजें मांगी जा रही है, पर्पस क्या है हमारा, डिमांड क्या है। आप शब्द कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। तो हमने डिमांड शब्द का इस्तेमाल किया, कुछ और आप किसी और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिमांड इज द बेस्ट वर्ड फॉर दिस सॉल्यूशन, क्योंकि डिमांड हम लोग करते हैं ना कि इतना परसेंट चाहिए। तो ये हम परसेंटेज वाला फॉर्मूला को लगा रहे हैं, अभी वो नहीं लगा रहे हैं। परसेंटेज वाले फॉर्मूला पे 110%। देखिए मैंने पहले बताया था ना, दाएं बाएं कॉन्सेप्ट तुलना करते हैं या ऊपर नीचे तुलना करते हैं। 9 8 72, लेकिन एक जीरो को इग्नोर करके हमने किया ना। 9 8 72, 9 को 8 बार गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा। ये आपको दिख जाना चाहिए। एक जीरो हटा के तो 11 8, एक जीरो हटा दिया हमने इससे भी। या फिर आप एक एक नियम पे बनाए, 72/90 गुना 110 बात बराबर है, तो 88 रुपया में बेचना पड़ेगा। ये तो हो गया परसेंटेज मेथड पे इसको सॉल्व करना। अब हम इस पे करते हैं, कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए। देखिए मैंने आपको यहां बताया नोट, इसको ध्यान देना है। नया विक्रय मूल्य निकालना है। कंडीशनल चीजें दी गई हैं, पहले एक कंडीशन दी गई थी, अब दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन को फॉलो करते हुए, उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हुए हम दूसरी कंडीशंस को हमें फुलफिल करना है। दूसरी कंडीशन जो दी गई है, दूसरी कंडीशन का मतलब है नया विक्रय मूल्य। तो नया के लिए जब भी होता है कुछ पुराना चाहिए होता है, तो पुराना वाला लिखेंगे। पुराना क्या है? कितने में बेचा जाए। कितने में बेचा जाए इसका मतलब रुपया की बात हो रही है, कितने रुपये में बेचा जाए। मैंने लिखा है वस्तु रहे तो डिमांड नीचे, रुपया रहे तो डिमांड ऊपर। तो पुराना वैल्यू क्या है? 72 गुना, अब यहां क्या, कितने में बेचा जाए, रुपया की बात कर रही है, कितना रुपया में बेचा जाए। तो जब रुपया रहेगा तो डिमांड ऊपर। डिमांड कितने की है इसकी? 10% का लाभ हो जाए, यही डिमांड है ना, कि पहले बेचे थे तो लॉस हुआ, अब जो है हमको प्रॉफिट चाहिए 110। पहले क्या हो रहा था? पहले लॉस हो रहा था, बात बराबर है 88। कोई फर्क नहीं है दोनों में, आप 50 तरीके से बनाए, कॉन्सेप्ट एक ही होता है, ठीक है। लेकिन आपको टाइम बचाना है, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको सेकेंडरी ऑप्शन, आपको ये भी कॉन्सेप्ट ही है। दिस इज नॉट ए ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट ही है जो हम कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके जो फाइनल यहां कैलकुलेशन पे पहुंचते हैं। दिस इज द कैलकुलेशन। जब आप इसको करेंगे 72/90 गुना 110, यही ना आया यहां। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ही है। अब हम ये रुपया वाला तो हो गया, वस्तु रहे तो डिमांड नीचे कैसे होगा। कौन सा ऐसा क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कि इसमें वस्तु मांग रहा है, तो ये क्वेश्चन और इस पे कराते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये, देखने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन काफी आसान है ये। शब्दों का हेरफेर होता है और कुछ नहीं होता है। हमें एक स्टेप आगे रहना होता है। एग्जामिनर जो होते हैं ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करने वाले सेटर होते हैं, उनके पास टाइम कम होता है क्योंकि वो लोग जॉब में होते हैं।
किसी न किसी जॉब में वो हैं, प्रोफेसर हैं या फिर लेक्चरर हैं, वही लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनके पास टाइम कम होता है क्योंकि उनको जॉब भी करना है, परिवार, और वो उम्र में बड़े होते हैं हमसे, उनके पास टाइम कम होता है। लेकिन हमारे पास टाइम ही टाइम होता है, तो उनसे 10 स्टेप हमें आगे रहना है और बहुत मुश्किल काम नहीं है ये। ₹4,440 में वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। उसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो? डिमांड है 25% की। कितने में बेचा जाए? रुपया की बात कर रहा है, कितने में बेचा जाए, कितने रुपये में। डिमांड ऊपर, पहले क्या हो रहा था? 120, जो भी है कैलकुलेशन पार्ट ये होगा, तो ये भी वही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वस्तु की बात रहे तो क्वेश्चंस पे आपको पता चल जाएगा, मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा, उसमें वस्तु मांग लिया जाएगी, इतने इस मूल्य पे कितने वस्तुओं को बेचा जाए, तो वस्तु को जब मांगेगा तो हम जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको भी काफी इंटरेस्टिंग है। प्रॉफिट एंड लॉस काफी मजेदार होता है। बिल्कुल आपको एक बनिए की तरह सोचना होता है। अगर आपने सोच लिया, क्योंकि ये रोजमर्रा की चीजें हैं, जब आप सामान लेने जाते हैं कई बार डिस्काउंट ऑफर होता है मॉल्स में, मार्केट में, तो आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपसे पैसे हो सकता है ज्यादा ले ले वो। तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। प्रकाश एक वस्तु को 20% छूट में खरीदकर 10% फायदे से ₹528 में बेच देता है। तो वस्तु का मौलिक मूल्य क्या है? मौलिक मूल्य माने प्राइमरी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू इसका क्या है, आपको इसी में इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इसी से निकाल सकते हैं। प्रकाश एक वस्तु को 20% छूट पे खरीदा, 100 का आइटम 80 में खरीद लिया और 10% फायदे से ₹528 में बेच देता है। 10% फायदे से ₹528 में बेच देता है। यहाँ फायदा दिया हुआ, बेचा कितना में दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि
प्रॉफिट दिया हुआ और सेलिंग प्राइस दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। यानी 10% फायदे से 528 में बेचा, 10% फायदे से बेचा, इसका मतलब 110% पे बेचा। 110% का वैल्यू है 528, तो 100% बराबर 528 बटा 110 गुना 100, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा। तो ये आपका निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस। जब आपको कॉस्ट प्राइस निकल गया, 20% छूट पे खरीदता है, इसका मतलब पहला स्टेप आपका ये है, ये आपने कॉस्ट प्राइस इसका निकाल लिया। वो जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो एक्चुअल से कम है, क्योंकि वो 20% छूट पे खरीदा है। इसका मतलब ये जो आएगा, दिस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 80%, 80% इक्वल टू दिस, तो 100% इक्वल टू क्या हो। तो मैं इसको एक लाइन में बताता हूं। ये तो 2 स्टेप हो गया, अब इसको बनाएंगे हम सिंपल तरीके से। मौलिक मूल्य का मतलब है कि पहले का मूल्य। जब भी पहले वाली बात हो 100 ऊपर, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट कर लेना है। बाद वाला कुछ भी निकालना हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, 100 नीचे, पहले वाला कुछ भी निकालना हो तो 100 ऊपर। जैसे जनसंख्या के केस में मैंने बताया था कि अभी 500 जनसंख्या है, 10% बढ़ गई तो 1 साल बाद क्या होगी, क्योंकि बाद की बात कर रहा तो 100 नीचे आ जाएगा। अगर अभी कह रहा है कि अभी जनसंख्या 550 है और उसमें 10% की हर साल वृद्धि होती है, तो पहले क्या थी, पहले वाली मांग रहा है, तो हम लोग जस्ट उसको रिवर्स कर देते हैं। ये रिवर्स हम ऐसे नहीं करते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट है। 528 गुना 10% फायदे से 100 ऊपर 110, 20% छूट पे 100 ऊपर 80। इसका जो भी कैलकुलेशन होगा आप लोग इसको कर लेंगे। आई थिंक 600 रुपया आ जाएगा। इसका मतलब 600 रुपया उसका अंकित मूल्य था, यानी चिपका हुआ तो 600 रुपया, 20% डिस्काउंट में खरीद लिया, ठीक है, 480 में खरीदा, इसका मतलब है 20% डिस्काउंट माने 80% में 600 के 80% कितना हो गया 400, और 10% फायदे से, जो भी है कैलकुलेटिव पार्ट है, ये आप लोग कर लेंगे। कैलकुलेशन करते वक्त हो सकता है जल्दबाजी में एक आध फिगर मेरे से ये हो जाए, तो उसके लिए आप वेरीफाई करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं होता है कैलकुलेशन करने के लिए मेरे पास। मुझे बेसिकली कॉन्सेप्ट सिखाना है। और टोटल इसमें टाइप लगभग 18 से 20 टाइप्स है, जिसको मैं टाइम अगले सेशन में कंप्लीट करूंगा इसको। तब तक के लिए आप लोग को मैं इसका जो स्टडी मटेरियल है वो शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे। यहां तक आपका कॉन्सेप्चुअल था टोटल। उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, लेकिन ये सारे इसी के बेस पे क्वेश्चंस होंगे, तो इसके लिए तैयार रहना। आप लोग स्टडी कर लेंगे पहले, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं परसेंटेज को, प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट करके कोशिश करूंगा। जीएस का एक टॉपिक जो है गांधी पे मैं काम कर रहा हूं अभी, तो गांधी जी पे आप लोग सब लोग तैयार रहेंगे पढ़ के, जितना कुछ आपके पास मटेरियल है। तो इसका एक फायदा क्या होगा, देखिए जीएस, मैं थोड़ा सा जीएस पे टाइम लूंगा अभी। जीएस हम लोग पढ़ते कैसे हैं ये बहुत मायने रखता है। अगर आप रटना चाहेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी, आपको जीएस में भी कॉन्सेप्चुअल स्टडी की जरूरत है। तो जीएस हम करते कैसे हैं, हमें जैसे गांधी के बारे में पढ़ना है, तो गांधी के बारे में हमें उसके जन्म से लेके मृत्यु और उसके बाद तक अभी तक का क्या इम्पैक्ट है गांधीयन थॉट पे, गांधीयन थॉट्स क्या है। हालांकि आपको चीजें सुनने में अजीब सी लग रही होंगी, इसकी क्या जरूरत है, लेकिन जरूरत है, क्योंकि ओवरऑल गांधी आपको जीवन में 10 बार 50 बार नहीं पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है। तो हम लोग उस तरीके से उसको पढ़ेंगे कि सारी की सारी चीजें ऑलमोस्ट मॉडर्न इंडिया की जो उस समय पॉलिटिकल क्या अवधारणाएं थी और क्या क्या मूवमेंट चल रहे थे और इंटरनेशनल क्या इम्पैक्ट था और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की दिशा में जा रहा था। अगर हम गांधी को तरीके से पढ़ते हैं
तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारा ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक भी क्वेश्चन आपका उस, अगर गांधी पढ़ने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे, तो उसमें काफी मेहनत की जरूरत है, क्योंकि वो तैयार करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऑलमोस्ट रेडी है मटेरियल, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा और उसको फिर जो है आपको एक क्लास में मैं बता दूंगा। तो वो आपके लिए बड़ा आसान सा हो जाएगा, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में कि इतना मॉडर्न हिस्ट्री इतना आसान क्यों है। और गांधी के इर्द गिर्द चूंकि चीजें घूमती रही हैं, तो जो भी पॉलिटिकल समय हालात थे, वो गांधी जब आप पढ़ेंगे उसके जन्म से लेके क्या क्या हुआ, उसकी कितनी आइडियोलॉजी क्या थी, और विचारधाराओं में क्या क्या फर्क था, कांग्रेस भी आ जाएगा उसमें, फिर कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, कांग्रेस का पर्पस क्या था, इस तरह की आजाद हिंद फौज का भी उसमें एपिसोड आएगा, सुभाष चंद्र बोस जी का भी एपिसोड आएगा, उसमें क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट थे, वो सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे तो मोटा मोटी एक जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपके दिमाग में एक उसका कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग हो जाएगा। तो वो आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मदद देगा। तब तक के लिए आपके लिए दो टास्क है। परसेंटेज आप पूरा एक बार फिर से स्टडी करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो मैंने पढ़ाया उसको आप घर में स्टडी करेंगे। मैं मटेरियल अभी शेयर कर दूंगा 1-2 घंटे में, उसको आप फिर बनाएंगे। उसके बाद आप गांधी के बारे में पढ़ेंगे, और मैंने कहा था ट्रेडिशनल जीके आप लोग जो है याद करते रहेंगे, कभी भी मौका मिलेगा उस पर मैं क्लास लूंगा तो पूछ सकता हूँ। हालांकि मैंने टॉपिक नहीं दिया, लेकिन लूसेंट के बारे में मैंने बताया था। तब तक के लिए आप लोग फिर अपना ध्यान रखें और तैयारी अच्छे से करें। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, क्लास कभी मिस नहीं करें, आप इन्फॉर्म करें उसके लिए, क्योंकि क्लासेस छोड़ेंगे तो फिर अगली क्लासेस में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। अगर आपने बेसिक छोड़ दिया तो फिर आगे डिफिकल्टीज आएगी आपके लिए भी, और फिर वो नीरस होता जाएगा क्लास। क्लास को नीरस होते नहीं देना है, और इसलिए मैं बीच बीच में टॉपिक चेंज कर देता हूँ। और अगले टॉपिक पे मैं फिर ये भी, मैंने कोडिंग डिकोडिंग कराया था लास्ट टॉपिक में, थोड़ी मैट्रिक्स वगैरह उसमें रह गई थी, उसको मैं किसी शॉर्ट पीरियड में मैं करा दूंगा। तब तक के लिए ठीक है, आप लोग ख्याल रखें। आज के लिए इतना काफी है, और कोशिश करूंगा जीएस के लिए और भी कुछ लोग को मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा जो अपना ज्ञान ध्यान दे सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी।